नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। नगरपालिका अधिनियम को अपन अंतिम चरण की ओर लेके चल रहे हैं। 2-3 वीडियो आपको इसमें और देखने हैं जो आज मैं पूरे कर दूंगा। देखिए, इस वीडियो में अपन सेक्शन 273 से आगे को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेक्शन 273 और 74 में इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं वो खतरनाक रोगों से संबंधित। तो खतरनाक रोगों को रोकने हेतु नगरपालिका की जो शक्ति है, खतरनाक रोगों को रोकने के लिए नगरपालिका की जो शक्ति है वो धारा 273 एवं 274 में है। देखिए, धारा 273 क्या कहती है कि प्रत्येक नगरपालिका निर्धारित परिसीमाओं, निर्बंधों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों का प्रयोग खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए कर सकेगी। तो खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए निश्चित परिसीमाओं में, निर्बंधों और शर्तों के तहत नगरपालिका को धारा 273 में कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो देखिए, इस संबंध में पहली जो प्रावधान है वो आप क्या देखेंगे, नगरपालिका सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह आदेश दे सकेगी कि कोई भी प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी, देखो, नगरपालिका आदेश दे सकेगी कोई भी प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी जो ये जानता है या जिसके पास ये जानने का विश्वास है। देखो, किसी चिकित्सा अधिकारी के जानकारी है या उसके विश्वास में ये बात है कि किसी निवास गृह में, मतलब किसी घर में, जो क्या नहीं है, अस्पताल नहीं है, देखो हॉस्पिटल के अलावा किसी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या किसी व्यवसायिक हैसियत से वो किसी के घर में किसी पेशेंट को देखने जाता तब उसे पता चल जाए, या किसी कारखाने या शैक्षणिक संस्थान का प्रत्येक प्रबंधक या कुटुंब का कोई प्रत्येक मुखिया जो ये जानता है या जानने का विश्वास रखता है कि उस गृह निवास में कोई खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो वह यथासाध्य अविलंब शुल्क, यहाँ ए लगाएंगे आप, अविलंब सूचना, यथासाध्य अविलंब सूचना ऐसे व्यक्ति को देगा जो इस संबंध में नगरपालिका द्वारा निर्धारित है। तो देखिए, ये धारा ये कहती है कि अगर किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के अलावा किसी खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी घर में होने की सूचना मिलती है, चाहे वो देखने जाता है या किसी अन्य कारण से उसको पता चलता है, या किसी कारखाने या शिक्षण संस्थान के प्रबंधक को पता है कि उसके परिसर में कोई खतरनाक रोगी है, या किसी परिवार के मुखिया को ये पता है कि उसके परिवार में किसी खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो वे सभी अविलंब सूचना, इस विलंब को अविलंब कर लेना, अविलंब सूचना ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे ऐसी सूचना देने के लिए किसने प्राधिकृत कर रखा है, नगरपालिका ने प्राधिकृत कर रखा है। तो देखो, डॉक्टर, परिवार के मुखिया, स्कूल के प्रबंधक, कारखाने के प्रबंधक, इनकी जानकारी में कोई भी खतरनाक रोग से पीड़ित रोगी हॉस्पिटल के अलावा कहीं है तो वो ऐसी सूचना तुरंत उस अधिकारी को देगा जिसे इस कार्य के लिए नगरपालिका ने अथॉराइज कर रखा है। ठीक है। यदि किसी स्थान पर कोई खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट हो या ऐसे रोग होने का कोई संदेह हो, विद्यमान हो, तो निरीक्षण करने और ऐसे स्थान के बाहर प्रसार को रोकने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सूचना देकर बिना सूचना के निरीक्षण करने का निर्देश देने की शक्ति है। तो देखो, ये तो है किसी घर में, मतलब हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी, कारखाने में, स्कूल में कोई खतरनाक रोग से पीड़ित है। दूसरा ये कि किसी स्थान पर, ये स्थान की बात है, किसी स्थान पर कोई खतरनाक रोग फैलने की रिपोर्ट यदि मिलती है तो नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो बिना सूचना के ऐसे परिसर में घुस सकता है या ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है। कहाँ? जहाँ किसी स्थान पर खतरनाक रोग के फैलने की अगर सूचना उसके पास है या संभावना है। फिर अगली देखिए, यदि किसी तालाब या किसी स्नान के स्थान से पीने का पानी लेने से किसी प्रकार का खतरनाक रोग प्रसारित होने की संभावना, नगरपालिका को चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर लगे तो ऐसे स्रोत को पानी से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी कुएं के पानी से खतरनाक रोग फैल सकता है और ऐसी रिपोर्ट, खतरनाक रोग फैलने की रिपोर्ट या सलाह जो है किसी चिकित्सा अधिकारी से नगरपालिका को मिल जाती है, तो नगरपालिका ऐसे कुएं के पानी को आम जनता के लिए क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। फिर देखिए, यदि नगरपालिका को स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति, या तो स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अथॉराइज कोई अधिकारी जिसके पास सामयिक चिकित्सा व्यवसाय होने का प्रमाण पत्र है, ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना समुचित आवास या आवास सुविधा सहित अथवा जो एक से अधिक कुटुंब अथवा
अधिमुक्त किसी कमरे या कक्ष में आवास कर रहा है, या ऐसे स्थान पर जहां उसकी उपस्थिति आस पड़ोस के लिए खतरनाक हो सकती है, एवं वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, तो उसे किसी अस्पताल या किसी ऐसे स्थान पर चिकित्सा संबंधी उपचार हेतु भर्ती किया जा सकता है। देखो यहाँ क्या बात कर रही है, या तो कोई ऐसा कुटुंब या परिवार है जो एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी गंभीर या संक्रामक बीमारी से, संक्रामक का मतलब है जो एक दूसरे से फैल सकती है, ये देखिए ये शब्द लिखा हुआ संक्रामक रोग, तो एक ही कमरे में रहने वाली फैमिली में कोई व्यक्ति यदि संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, या कोई व्यक्ति अपने घर में संक्रामक बीमारी से पीड़ित है जिससे मोहल्ले में ऐसा संक्रामक रोग है वो फैल सकता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में उस व्यक्ति को उस कमरे से या उस घर से हटाकर अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। देखो वहां से हटाने का आदेश नगर पालिका दे सकेगी, और उपचार हेतु उसे किसी चिकित्सा स्थान पर या हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकेगा। इसके अलावा उस अस्पताल अथवा स्थान से नगर पालिका अनुज्ञा के बिना छोड़ने पर प्रतिबंध लगा सकेगी, और ऐसे व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल में नगर पालिका के आदेश पर रखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा कि जब तक उसे नगर पालिका यह स्थान छोड़ने की परमिशन नहीं देती, मतलब ये हॉस्पिटल या वार्ड छोड़ने की परमिशन नहीं देती नगर पालिका, तब तक वो ऐसे स्थान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे संक्रामक बीमारी से ग्रसित है जिससे मोहल्ले में अन्य लोगों को संक्रामक रोग फैल सकता है। फिर देखिए नगर पालिका किसी भवन के स्वामी, देखो किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी को नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह स्वामी या उस भवन का प्रभारी व्यक्ति उस भवन के या उसके किसी भाग में या उससे संबंधित वस्तुओं की अपने खर्चे पर सफाई करवाए। देखो अगर किसी भवन में संक्रामक रोगी रहा है और उस रोगी को नगर पालिका ने वहां से हटा दिया है, तो उस भवन के स्वामी और अधिभोगी को नगर पालिका नोटिस देगी कि इस संक्रामक रोगी की वजह से इस भवन में रोगाणु रहे होंगे, कीटाणु, तो उन कीटाणुओं को साफ सफाई करवा के दूर करवाया जाए। तो नगर पालिका की राय में कोई व्यक्ति गरीब है, देखो अगर किसी ऐसे भवन में ऐसा व्यक्ति रहा है जो संक्रामक रोग से वो उसकी सफाई नहीं करवा सकता, तो नगर पालिका ऐसे भवन की सफाई जो है वो अपने खर्चे पर भी करवा सकती है, अपने खर्चे पर भी। तो सामान्यतः नगर पालिका संक्रामक रोगी जहां रहा है, जिस भवन में रहा, उसकी सफाई करवाने का निर्देश उसके स्वामी और अधिभोगी को देगा, लेकिन स्वामी और अधिभोगी यदि उस परिसर की सफाई करवाने की आर्थिक व्यवस्था नहीं रखता तो नगर पालिका ऐसे भवन की सफाई अपने खर्चे पर भी करवा सकती है। फिर देखिए यदि किसी होटल, धर्मशाला या मुसाफिर खाने में कोई खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति रहा है, या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा पीड़ित व्यक्ति वहां रहा है, तो रहने की सुविधा को किराए पर देने या उसमें किसी को जगह देने पर तब तक प्रतिबंध लगाने की सकती है जब तक कि आवास सुविधा को किराए पर देने के संबंध में नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी समाधान नहीं करते कि उस भवन में या उसके किसी भाग में उस भवन की किसी वस्तु को जिसे संक्रमित होने की संभावना रही है उसे रोगाणु रहित कर दिया गया है। तो देखो यहाँ देखिए होटल, धर्मशाला और मुसाफिर खाने, इनमें लोग आकर रुकते हैं, और यदि नगर पालिका को ये लगता है कि इनमें से किसी में भी कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको क्या था, खतरनाक रोग था, तो जब तक नगर पालिका ऐसे होटल, धर्मशाला या मुसाफिर खाने के संबंध में नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो इस बात का सिग्नल नहीं दे देता कि उस होटल, धर्मशाला या मुसाफिर खाने की सभी वस्तुओं को विसंक्रमित या रोगाणु मुक्त नहीं कर दिया गया है, तब तक वो मुसाफिर खाना, होटल या जो धर्मशाला है वो अपने परिसर में किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर या रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाएगी। कब तक? जब तक नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो है वो उस होटल या धर्मशाला की समस्त वस्तुओं को रोगाणु मुक्त होने के लिए आश्वस्त नहीं कर देता। ठीक है। यदि किसी गंदी झोंपड़ी या किसी साइड में कोई खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति रहा है, देखो किसी साइड में या किसी गंदी झोंपड़ी में कोई खतरनाक रोगी रहा है, तो उसे नष्ट करने की शक्ति नगर पालिका को है। अगर खतरनाक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति किसी कच्चे छप्पर में रहता है तो उसको आग लगाकर नगर पालिका नष्ट कर सकती है। लेकिन इस प्रकार की गंदी झोंपड़ियों या शेडों को नष्ट करने से पहले उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। तो देखो ध्यान रखना, अगर किसी कच्चे छप्पर में कोई खतरनाक रोगी रहा है तो उसको आग लगाकर नगर पालिका नष्ट कर सकती है, लेकिन सीधा नष्ट करने की बजाय पहले उसे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर देखिए, कपड़ों अथवा ऐसी अन्य वस्तुओं को जो किसी खतरनाक रोग से संक्रमण के लिए खुली रही है, उन्हें रोगाणु रहित करने और धोने के लिए साधन उपलब्ध करवाने या उन्हें नष्ट करने का निर्देश देने की शक्ति होगी। तो यदि खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति के अगर खतरनाक
रोग से संक्रमण वाले जो कपड़े हैं उनको धुलवाने के साधन उपलब्ध करवाने की शक्ति किसको होगी? नगर पालिका को होगी। और या उन कपड़ों को नष्ट करवाने का निर्देश भी नगर पालिका दे सकती है। फिर देखिए, खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने हेतु उपयुक्त वाहनों की व्यवस्था और रख रखाव नगर पालिका की शक्ति में है। तो अगर खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं तो वो अपने निजी वाहनों से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज वगैरह से नहीं जाएंगे। इनके संबंध में या इनके लिए नगर पालिका जो है वो वाहनों की सुविधा करवा सकेगी। और जहां खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहनों की व्यवस्था कर दी जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति समस्त या किसी सार्वजनिक वाहन में ले जाने पर प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी। अगर खतरनाक रोग से पीड़ित लोगों को ले जाने के लिए विशेष उपयुक्त वाहन की व्यवस्था नगरपालिका ने कर दी है, तो ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति पर नगरपालिका ये प्रतिबंध लगाएगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या सार्वजनिक वाहनों से नहीं जाएंगे। ठीक है। और जिन वाहनों में खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाया जाता है, उन वाहनों के संबंध में नगरपालिका ये निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वाहनों को खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने के पश्चात रोगाणु मुक्त किया जाएगा। तो देखो, नगरपालिका खतरनाक रोगों से पीड़ित लोगों को ले जाने के लिए जिन वाहनों की व्यवस्था करती है और उनको अनुकूल स्थान तक, हॉस्पिटल आदि तक पहुंचाने के बाद में उन वाहनों को रोगाणु मुक्त करवाया जाएगा। इस प्रकार का निर्देश वह नगरपालिका दे सकेगी। फिर देखिए, खतरनाक रोग से ग्रसित व्यक्ति को किसी मार्ग में अथवा किसी विद्यालय या कारखाने में या किसी होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने या लोक आवागमन के स्थान में उक्त रोग के फैलने के विरुद्ध समुचित पूर्व सावधानी बरते बिना अपने आप को जानबूझकर अभिदर्शित करने से प्रतिसिद्ध है। ये प्रतिसिद्ध का मतलब निषेधित। तो देखो, जिस व्यक्ति को पता है कि उसे खतरनाक रोग है तो वो कहीं भी किसी सार्वजनिक मार्ग पर नहीं जाएगा, किसी स्कूल में नहीं जाएगा, कारखाने में नहीं जाएगा, होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, लोक आवागमन के साधनों और स्थानों पर वो विचरण नहीं करेगा। ऐसा प्रतिबंध उसके ऊपर कौन लगा सकती है? नगरपालिका लगा सकती है। फिर देखिए, ऐसे खतरनाक, ये कह नहीं है यहाँ, इसको काट देना। ऐसे खतरनाक रोगी के साथ रहने वाले या उसके परिवार व्यक्ति को भी खुले में जाने से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका अटेंडी उसके साथ रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सार्वजनिक स्थानों पर या खुले में जाने से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। मतलब आम लोगों से या आम स्थानों पर जाकर लोगों से वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार का प्रतिबंध जो है उसके ऊपर नगरपालिका लगा सकती है। फिर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी वस्तु से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है जो खतरनाक रोग से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में रही है। देखो, जो बाकी लोग हैं, अगर कोई वस्तु खतरनाक रोगी के संपर्क में रही है तो उस संबंध में अन्य लोगों को भी ये निर्देश नगरपालिका दे सकेगी कि उस वस्तु के संपर्क में न आए। कौन सी वस्तु के संपर्क में न आए? जो खतरनाक रोगी के संपर्क में रही है या उसके संपर्क में रहने से संक्रमित हो चुकी है। तो यदि खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क की वस्तुएं उनको साधारण लोग हैं वो भी नहीं छुएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा प्रतिबंध भी नगरपालिका लगा सकती है। फिर देखो, यदि इस धारा के अधीन, देखो ऊपर ये जो सारे मैंने बताए, इनमें से किसी भी प्रावधान का यदि उल्लंघन किया जाता है तो देखो, इस धारा के अधीन किसी संपत्ति को नष्ट करने, जैसे किसी की झोपड़ी, खतरनाक रोगी की झोपड़ी जला दी गई है, तो इस प्रकार यदि किसी प्रकार की सारभूत हानि किसी व्यक्ति को उठानी पड़ती है, जैसे किसी के कपड़े जला दिए, किसी का छप्पर जला दिया, तो नगरपालिका उसे प्रतिकर दे सकेगी। तो देखो, प्रतिकर देना जरूरी नहीं है, नगरपालिका चाहे तो उसे कंपनसेशन या प्रतिकर या मुआवजा दे सकती है, लेकिन नगरपालिका उसी सीमा तक नुकसान या प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगी जहां तक वह नुकसान नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए या नगरपालिका द्वारा अनुज्ञात की गई शक्तियों का प्रयोग करने। तो नगरपालिका यदि ऐसे खतरनाक रोगी की किसी संपत्ति के साथ कोई क्रिया करती है, उसे नष्ट करती है, तो नगरपालिका के एक्शन से जो नुकसान हुआ केवल उतने ही नुकसान की भरपाई कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। फिर देखिए, इस धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका द्वारा पारित आदेश की यदि कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, मतलब ऊपर जितने भी मामलों में आदेश नगरपालिका ने दिए हैं और उनकी अवहेलना या उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है, या नगरपालिका के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, नगरपालिका के प्राधिकार के अंतर्गत काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी आदेश के क्रियान्वयन में बाधा डालता है, तो देखो, नगरपालिका कोई अधिकारी इस मामले में कोई कार्य कर रहा है, उसमें भी यदि कोई बाधा पहुंचाता है तो ऐसे सभी लोगों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और ये जुर्माना 2000 से 5000 रुपए तक हो सकेगा। तो खतरनाक रोगों से पीड़ित एक्टिविटी के मामले में जितने प्रावधान है, खतरनाक रोगों के मामले में आप इतना ध्यान रखेंगे, खतरनाक रोगों के मामले में 2 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
फिर देखिए, इस धारा के अधीन नगरपालिका को प्रदत्त की गई शक्ति को राज्य सरकार किसी भी समय वापस ले सकती है। तो देखो, खतरनाक रोगों के मामले में जो पावर इस सेक्शन में, मतलब सेक्शन 273 में जो शक्तियां नगरपालिका के पास है, वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है और राज्य सरकार इन शक्तियों को कभी भी वापस ले सकती है। और ऐसी किसी शक्ति के संबंध में कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त को रद्द कर दिया या उपांतरित कर सकती है। तो देखो, या तो इस शक्ति को वापस ले सकती है, या दी गई शक्ति में कोई लिमिट लगा सकती है, कोई प्रतिबंध लगा सकती है, या किसी शर्त को रद्द कर सकती है, या शर्तों में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन या परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार। ठीक है, या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नगरपालिका द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द कर सकती है। तो देखो, धारा 273 के तहत नगरपालिका को जो शक्तियां दी गई है, उन शक्तियों के इस्तेमाल के दौरान यदि नगरपालिका ने किसी प्रकार का कोई आदेश जारी किया है, तो उस आदेश को भी राज्य सरकार जो है वो रद्द कर सकती है। ये सेक्शन 273 में जो है वो आपको खतरनाक रोगों के संबंध में नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे वो सेक्शन 274 है। तो देखो, सेक्शन 274 क्या कहता है। सेक्शन 274 की हेडिंग को आप देखेंगे, सेक्शन 274 की हेडिंग को आप आराम से इस नोट्स में देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां। देखो, पहली बात तो विशेष भीड़ वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करने का पावर किसको है। तो देखो, किसी भी नगरपालिका के नगरीय क्षेत्र में विशेष भीड़ वाले क्षेत्रों को कौन अधिसूचित करेगी? नगरपालिका अधिसूचित नहीं करेगी। कौन से क्षेत्र विशेष भीड़ वाले हैं, इन्हें अधिसूचित कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और इस संबंध में राज्य सरकार को जो शक्तियां हैं वो निम्न हैं। तो देखो, कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखो, यदि राज्य सरकार की राय ये है कि या तो किसी क्षेत्र के किसी अधिभोगी के लिए या उस क्षेत्र के किसी पड़ोस के किन्हीं निवासियों के लिए निम्न में से किसी भी कारण किसी रोग का खतरा पैदा हो गया। देखो, भीड़ वाले क्षेत्रों में, जैसे कोरोना में भीड़ बढ़ाके पर अंकुश लगाया गया था, तो राज्य सरकार की राय ऐसे ही किसी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोई खतरनाक रोग पैदा हो गया है या कोई खतरनाक रोग पैदा होने की संभावना है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका को निर्दिष्ट समस्त अथवा कोई शक्ति प्रदत्त कर सकेगी। देखो, जब भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्रों में कोई खतरनाक रोग फैल गया है या ऐसा रोग फैलने की संभावना है, तो नगरपालिका को अतिरिक्त शक्तियां राजपत्र में अधिसूचित करके कौन सौंपती है? राज्य सरकार सौंपती है। ठीक है, तथा इस संबंध में सीमाओं, निर्बंधों, रूपांतरणों, शर्तों और उपविधियों के अधीन उस क्षेत्र के भीतर नगरपालिका प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। तो जिन शर्तों के तहत नगरपालिका को राजपत्र में जो शक्तियां सौंपी जाएंगी, उन शक्तियों का इस्तेमाल कौन कर सकेगी? नगरपालिका। वो शक्तियां कौन सौंपेगी? राज्य सरकार सौंपेगी। ठीक है, निम्न कारणों के चलते राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। तो राज्य सरकार खतरनाक भीड़ वाले क्षेत्रों में खतरनाक रोगों के अंकुश के लिए राजपत्र में अधिसूचित करके नगरपालिका को जो शक्तियां सौंपती हैं, वो किन कारणों या किन परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है। तो उसमें देखिए, पहला, ऐसा ढंग जिसमें किसी भवन या भवन की ब्लॉक या किसी बहिर्गत भाग में भीड़ भाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो या भवन में या किसी बिल्डिंग में या किसी ब्लॉक में या उसके बाहर कोई भीड़ भाड़ बनी हुई है। दूसरा, पहले से विद्यमान या प्रोजेक्टेड अथवा परिनियोजित किसी ऐसे भवन या ब्लॉक को साफ करने की ऐसी असाध्यता, अर्थात उसे साफ करना संभव नहीं है। तो देखो, किसी भवन को यदि साफ करना संभव नहीं है तो वहां भी भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और इस संबंध में नगरपालिका को राज्य सरकार शक्तियां दे सकती है। या फिर किसी भवन या ब्लॉक में जल निकासी या मैला साफ करने की व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें साफ करने के प्रबंधन में कठिनाई आती है, तो उन क्षेत्रों में भी ऐसा करने की परमिशन जो है नगरपालिका को राज्य सरकार दे सकती है। फिर देखो, मार्गों या भवनों के समूह में इतनी तंगी है, मतलब रास्ते इतने कंजेस्टेड हैं कि उनकी समीपता कुप्रबंधन अथवा खराब हालत में उनका मैनेजमेंट जो है वो ठीक से नहीं किया जा सकता, तो वहां भीड़ को कंट्रोल करने के संबंध में शक्तियां जो है वो राज्य सरकार नगरपालिका को दे सकती है। फिर देखिए, उपयुक्त कार्यों के संबंध में नगरपालिका को निम्न शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये सारे कार्य करने के लिए नगरपालिका को इस अधिनियम में या इस धारा 274 में जो शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो इस संबंध में कुछ खास शक्तियों की चर्चा अपन करेंगे। इनमें पहली शक्ति जो है वो ये है, जहां कोई भवन या ब्लॉक जो पहले से विद्यमान या निर्मित है, उसमें इस धारा के तहत कोई दोष या जोखिम पैदा हो गया, पहले से निर्मित भवन में कोई जोखिम पैदा हो गया, या नगरपालिका की राय में ऐसा जोखिम पैदा होने की संभावना है, या तो जोखिम पैदा हो गया या जोखिम पैदा होने वाला है, किसकी राय में? नगरपालिका की राय में। तो ऐसे किसी भी भवन या भवन के समूह के किसी दृश्य भाग पर नगरपालिका नोटिस चिपकाएगी। ठीक है, या जिन स्वामियों की वह भूमि है उसके द्वारा उस
कोई ब्लॉक खड़े किए गए, मतलब कोई पिलर खड़ा है, तो उसके ऊपर कोई नोटिस चिपकाएगी नगर पालिका, और उस नोटिस के माध्यम से उस ब्लॉक को गिराने या हटाने का कार्य जो है वो करने का, मतलब उसको ब्लॉक को गिराने या हटाने का जो आदेश है उस नोटिस में दिया जा सकता है। इस संबंध में नगर पालिका ऐसी कोई कार्यवाही कर सकती है जो इन जोखिमों की रोकथाम के लिए आवश्यक हो। तो जोखिम को कम करने के लिए नगर पालिका भवन के स्वामी को भवन को गिराने का आदेश तो देगी ही देगी, लेकिन इसके अलावा खुद भी अपने स्तर पर कोई युक्ति संगत कदम है जो है नगर पालिका उठा सकती है। फिर देखिए, यदि इस प्रकार किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है या नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त भवन या ब्लॉक को गिराने या हटाने का अपेक्षित संक्रम निष्पादित करने या कार्यवाही करने की कोई स्वामी, देखो ऐसे भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र में खतरनाक रोग फैलाने वाले भवन को गिराने की यदि नोटिस में नगर पालिका आदेश देती है, तो नगर पालिका और उसको गिराने में यदि वो भवन का स्वामी अधिभोगी विफल हो जाता है, जिस स्वामी को उस भवन को गिराने का आदेश नगर पालिका देती है नोटिस के माध्यम से, वो यदि विफल हो जाता है तो ये कार्य नगर पालिका खुद कर सकती है या नगर पालिका किसी एजेंसी से भी ऐसा करवा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा अधिकारी जिसे इस संबंध में राज्य सरकार ने सशक्त किया है उसके द्वारा लिया गया निर्णय निश्चायक होगा। तो देखो, किसी भवन को गिराना है या नहीं गिराना है, इस संबंध में अंतिम जो निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी है वही लेगा, लेकिन उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो देखो, फैसला लेने का काम किसके पास है? नगर पालिका के राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। लेकिन ऐसा अधिकारी गलत निर्णय लेता है या ऐसे निर्णय से कोई पक्षकार पीड़ित है तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो है वो क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। ठीक है, वह किसी स्थल या स्थान के स्वामी अधिभोगी को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा या आम नोटिस द्वारा निम्नलिखित पर किसी भवन निर्माण अथवा किसी भवन के निर्दिष्ट परिमाण से अधिक निर्माण को रोकने के लिए सशक्त होगा। तो देखो, अगर भीड़ भड़ाके वाले स्थानों पर कोई खतरनाक रोग फैलने की संभावना है तो वो अतिरिक्त निर्माण के लिए भी क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, ये धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हेडिंग आप देख लेना शुरू में स्टार्टिंग की, नीचे वाले प्रावधान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंशतः है। देखो, जिस भवन को विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो, जिस स्थान पर भवन न हो वहाँ ऐसी जगह निजी संपत्ति हो या नहीं हो, अहातायुक्त हो या नहीं हो, चाहे कैसी भी स्थिति होगी, नगर पालिका क्या कर सकेगी? यदि नगर पालिका की राय यह है कि उपयुक्त में से किसी जोखिम को रोकने के लिए ऐसे स्थल या स्थान का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में जोखिम भरा निर्माण अगर नहीं किया जा सकता तो ऐसे स्थान का अर्जन करने की शक्ति नगर पालिका को होगी। तो ऐसे स्थान को अर्जन करने का मतलब है कि उसको एक्वायर कर सकती है, नगर पालिका अपने कब्जे में ले सकती है। या इसके अलावा नगर पालिका ऐसी शर्तों के तहत स्वामी या अधिभोगी को वह स्थान उपयोग के लिए दे सकती है। अगर नगर पालिका खुद अपने कब्जे में नहीं लेती है तो उस परिसर को या उस भवन को उसका स्वामी या अधिभोगी किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ऐसी शर्तें अधिरोपित करके वो भवन या परिसर जो है इस्तेमाल के लिए उसे सौंपा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के प्रत्येक मामले में प्रभावित हुए व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा। तो देखो, इस प्रकार भवन के ऊपर नगर पालिका कब्जा करती है तो उसका कंपनसेशन या मुआवजा जो है उसके स्वामी या अधिभोगी को दिया जाएगा। यदि प्रतिकर की रकम मामले में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे स्वामी या अधिभोगी प्रतिकर ज्यादा मांगता है और नगर पालिका कम देती है, तो उसका उदाहरण जो है वो इस अधिनियम की धारा 295 में किया जाएगा। देखो, प्रतिकर या मुआवजे के मामले में जो भी विवाद होते हैं पक्षकारों के नगर पालिका और स्वामियों के बीच, तो उनको सेक्शन 295 की रीति से निपटाया जाता है। फिर देखिए, यदि इस धारा के अधीन दिए गए नोटिस के अनुसरण में किसी भवन को गिराया जाता है तो नगर पालिका ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी को इसको बंद कर देना, स्वामी या अधिभोगी को युक्तियुक्त प्रतिकर संदत करेगी। ठीक है, तो अगर किसी का भवन गिराया जाता है तो उसका युक्ति संगत जो है प्रतिकर दिया जाएगा। यदि प्रतिकर के मामले में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो फिर वो ये 295 के तहत या सेक्शन 295 के तहत उसे सोल्व किया जाएगा। धारा 274 के तहत राज्य सरकार जो शक्तियां नगर पालिका को प्रदान करती है उन्हें अधिसूचना द्वारा कभी भी वापस ले सकती है। तो देखो, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में खतरनाक रोग पर कंट्रोल लगाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो शक्तियां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके नगर पालिका को देती है, उन
अधिकारों को या उन शक्तियों को कभी भी राज्य सरकार जो वापस ले सकती है, या उनमें किसी प्रकार की लिमिट, प्रतिबंध, मॉडिफिकेशन या शर्त लगा सकती है, या किसी विनिमय को चेंज कर सकती है, या इनमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकती है, वापस ले सकती है, या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या उपांतरण या शर्त वगैरह राज्य सरकार लगा सकती है। तो ये देखो मैंने आपको, तो ये सेक्शन 274 है, वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मोटा मोटा रीड आउट करके आप छोड़ दीजिए, इसीलिए मैंने इसको स्पीडली आपको पढ़ाया। अब देखिए आगे अपन इसमें जो देखेंगे वो क्या है। अभी अपन सेक्शन 275 से आगे, तो देखो शवों को गाड़ने या दफनाने से संबंधित प्रावधान है। तो देखो डेड बॉडीज जो हैं, तो हिंदू रीति से हम उनको जलाते हैं, मोहम्मदन रीति से हम उनको दफनाते हैं। तो इस संबंध में ये अधिनियम क्या कहता है। तो पहली बात तो देखो शवों को गाड़ने और दफनाने के संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 275 से 279 तक है। ठीक है, तो देखिए ये मोटे मोटे जो प्रावधान है उनकी चर्चा अपन इन 3-4 सेक्शंस में करेंगे, और इन 3-4 सेक्शंस के बाद में अपन जो है ये अधिनियम और 280 में जो मृत पशुओं के बारे में है। तो यहाँ ये कुछ चीज़ें जो इसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन सेक्शन 275 से लेकर 279 तक ये आदमी के शव के बारे में है। मृत शवों के दफनाने या जलाने के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं। तो देखिए इसमें सेक्शन 275 क्या कहता है। सेक्शन 275 ये कहता है शव गाड़ना और कब्रिस्तान। तो देखिए इस धारा के तहत नगरपालिका को निम्न 2 शक्तियां सौंपी गई है, या निम्न 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई है। 275 जो है, तो देखो क्या जिम्मेदारी, पहली कब्रिस्तान और शमशान का निर्माण तथा रख रखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नगरपालिका क्षेत्र में कब्रिस्तान या शमशान के निर्माण की और उसके रख रखाव या मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, नगरपालिका की है। दूसरा इसमें देखिए मृतक के निवर्तन के लिए, जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज करने के लिए स्थानों को अर्जित करना और उनका रख रखाव करना। तो देखो डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कौन से स्थान पर डिस्पोज किया जाएगा, मतलब कहाँ शमशान घाट होगी, कहाँ कब्रिस्तान होगा, इसके लिए स्थान अर्जित करने और उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो नगरपालिका की है। और नगरपालिका ऐसे स्थानों में बदलाव करने की शक्ति भी रखती है, और ऐसे स्थानों का नियमन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, नगरपालिका की। तो शमशान घाट और कब्रिस्तान के लिए भूमि को ग्रहण करना और उसका मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किसकी है, नगरपालिका की। फिर देखिए आप इसमें धारा 276 क्या कहती है, कब्रिस्तान तथा शमशान के संबंध में नगरपालिका की शक्ति। इस संबंध में नगरपालिका की क्या क्या शक्ति है। तो देखो निदेशक जनस्वास्थ्य और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए किसी शमशान या कब्रिस्तान भूमि का खतरनाक प्रमाणित कर दिया जाता है। देखो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नगरपालिका क्षेत्र में यदि किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान को ये 2 आदमी, निदेशक जनस्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी, ये प्रमाणित कर दें कि ये शमशान घाट या कब्रिस्तान जो है पड़ोसियों के लिए खतरनाक है, तो नगरपालिका क्या करेगी, नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा नगरपालिका की सीमाओं में अथवा नगरपालिका की सीमाओं से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर सूचना में तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश दे सकेगी कि उस शमशान घाट या कब्रिस्तान की भूमि को बंद कर दिया जाए। तो देखिए पहली बात तो किसकी अपेक्षा पर, निदेशक जनस्वास्थ्य और जिला चिकित्सा अधिकारी अगर ये मानता है कि ये शमशान घाट या कब्रिस्तान पड़ोस के में रहने वाले लोगों के लिए क्षोभकारी है, नुकसान खतरनाक है, तो उसे बंद करने का सार्वजनिक नोटिस नगरपालिका जारी करेगी। ठीक है, और इस नोटिस में नगरपालिका ये भी लिखेगी कि 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर सूचना में तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश दे सकेगी कि शमशान घाट या कब्रिस्तान की भूमि को बंद कर दिया जाए। तो जिस क्षेत्र में क्षोभकारी या खतरनाक बताया जाता है निदेशक और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा, उस वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में शमशान भूमि या कब्रिस्तान को प्रतिबंधित कौन कर सकती है, नगरपालिका कर सकती है।
लेकिन नगरपालिका ये बंद करने का जो आदेश देगी, इससे पहले देखो, इससे पहले युक्त दूरी के भीतर जलाने और दफनाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी। तो पहले नगरपालिका दूसरी शमशान घाट या कब्रिस्तान की व्यवस्था करके ही पहले वाली शमशान घाट या नगरी कब्रिस्तान को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी अनुज्ञा की शर्तों अथवा निबंधों का पालन किए बिना नई कब्रिस्तान या शमशान भूमि नहीं बनाई जाएगी। तो देखो, नगरपालिका की लिखित अनुमति से ही कोई नई शमशान घाट या नया कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। बिना नगरपालिका की अनुमति के कोई नया शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी ऐसे स्थान पर जलाने या दफनाने का कार्य करता है जहां कोई कब्रिस्तान या शमशान भूमि नहीं है, या नगरपालिका द्वारा किसी शमशान भूमि या कब्रिस्तान को बंद करने की तारीख के बाद किसी शव को जलाया दफनाया जाता है या ऐसा करने की अनुज्ञा देता है। देखो, किसी भी शरीर को दफनाने और जलाने का कार्य उसी स्थान पर होगा जिसे नगरपालिका ने शमशान घाट या कब्रिस्तान के रूप में मान्यता दे रखी है। और यदि गैर मान्यता प्राप्त स्थान पर किसी शव को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, या जिस कब्रिस्तान या शमशान घाट को नगरपालिका ने बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद उस शमशान घाट या कब्रिस्तान पर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो इन दोनों ही मामलों में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी शमशान या कब्रिस्तान की भूमि को बंद करने या किसी नए शमशान या कब्रिस्तान की घोषणा करने से व्यतीत है, देखो, पुराने शमशान या कब्रिस्तान को बंद करने से कोई व्यक्ति पीड़ित है या नए स्थान पर कोई शमशान या कब्रिस्तान खोलने से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तो नगरपालिका जो आदेश जारी करेगी, किसका, या तो पहले वाले को बंद करने का या नए वाले को खोलने का, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। नगरपालिका के अगर किसी ऐसे निर्णय से, आदेश से, जो शमशान घाट को बंद करने या खोलने से है, उस आदेश से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो वो जिला कलेक्टर को उस आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर, मतलब 1 महीने के भीतर अपील कर सकेगा। लेकिन अपील अधिकारी या कलेक्टर यदि उचित समझता है तो 30 दिन के बाद भी ये अपील स्वीकार कर सकता है। लेकिन सामान्यतः ये अपील कलेक्टर को कितनी अवधि में की जाएगी, 30 दिन में आदेश के। फिर देखो, इस संबंध में अपील अधिकारी जो आदेश पारित कर देता है, मतलब कलेक्टर जो आदेश पारित कर देगा, उसकी पुष्टिकरण यदि हो जाती है या अपील को अपास्य या उपांतरित कर दिया जाता है, मतलब इस संबंध में कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। अगर नगरपालिका द्वारा कोई पुराना शमशान घाट बंद किया जाता है या कब्रिस्तान बंद किया जाता है या नया शमशान या कब्रिस्तान खोला जाता है, ऐसा आदेश नगरपालिका देती है, और उससे व्यथित व्यक्ति कलेक्टर को कोई अपील करता है या अपील अधिकारी को कोई अपील करता है 30 दिन की अवधि के भीतर, तो इस संबंध में अपील अधिकारी या कलेक्टर जो निर्णय देगा वो अंतिम होगा। मीन्स कलेक्टर के निर्णय के या अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जो है कहीं किसी न्यायालय में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। फिर देखिए, परंतु अपील अधिकारी द्वारा नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस या आदेश तब तक अपास्य या उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील अधिकारी या कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी या नगरपालिका दोनों को युक्त अवसर प्रदान किया जाए। तो देखो, यदि कोई व्यथित व्यक्ति इस मामले में कलेक्टर को अपील करता है, तो कलेक्टर नगरपालिका को भी सुनवाई का अवसर देगा और उस व्यथित व्यक्ति को भी, दोनों को सुनने के बाद ही नगरपालिका के आदेश को निरस्त करेगा। यदि नगरपालिका के शमशान या कब्रिस्तान को बंद करने या नए शमशान या कब्रिस्तान को खोलने वाले आदेश को अपील में कलेक्टर उस आदेश को निरस्त करना चाहता है, तो नगरपालिका और संबंधित व्यक्ति दोनों को भी सुनवाई का अवसर देने के बाद ही जिला कलेक्टर वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, यदि कोई अपील जिला कलेक्टर या अपील अधिकारी को संस्थित की गई है, तो ऐसे आदेश को परिवर्तित करने की समस्त कार्यवाही या उसके किसी भंग के संबंध में समस्त अभियोजन या अपील के निर्णय तक निलंबित रखे जाएंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे आज नगरपालिका ने कोई आदेश दिया कि यहाँ नई शमशान घाट खोली जाती है, 30 दिन के भीतर किसी व्यक्ति ने कलेक्टर को अपील कर दी और अपील का फैसला 4 महीने तक बाद आता है, तो इन 4 महीनों के बीच उस शमशान घाट में कोई शव नहीं जलाया जाएगा। या यदि पुराने शमशान घाट को बंद किया गया है तो 4 महीने तक उसी शमशान घाट में शवों को जलाया जाएगा। तो देखो, सीधी सी बात है कि निलंबित
जब तक उस अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक उसे निलंबित रखा जाएगा। और यदि ऐसा आदेश अपील पर अपास्त कर दिया जाता है, जो नगरपालिका ने आदेश दिया है, उस आदेश को यदि अपील में निरस्त कर दिया गया है या खारिज कर दिया गया है, तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं मानी जाएगी। मतलब नगरपालिका ने जो आदेश जारी किया था, जो है वो अपास्त कर दिया कलेक्टर ने, तो उस आदेश की अगर किसी व्यक्ति ने अवज्ञा की है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात नगरपालिका द्वारा किसी कब्रिस्तान या शमशान भूमि को बंद करने या नए सिरे से नई कब्रिस्तान या शमशान भूमि को घोषित करने के संबंध में कोई आदेश नगरपालिका पारित करती है तथा उससे व्यथित व्यक्ति कलेक्टर या किसी अपील अधिकारी को उसकी अपील करता है तथा अपील में नगरपालिका के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना यदि किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो उस व्यक्ति के उस कार्य को क्या नहीं माना जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज नगरपालिका ने कोई आदेश जारी किया है, 4 महीने बाद अपील में नगरपालिका के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, और तो इन 4 महीनों में यदि नगरपालिका के आदेश का किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो उस उल्लंघन को कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात आपको किस में देखनी है? सेक्शन 276 में। फिर देखो, समूह को ले जाने का विनियमन, जो डेड बॉडीज हैं उनको ले जाने के संबंध में ये अधिनियम क्या कहता है? तो देखो, कब्रिस्तान में या शमशान भूमियों में समूह को किन मार्गों से ले जाया जाएगा या किन रास्तों से ले जाया जाएगा, ये नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस से बताएगी। कहने का मतलब कि नगरपालिका क्षेत्र में डेड बॉडीज को हर किसी रास्ते से नहीं ले जाया जाएगा। डेड बॉडीज को किस रास्ते से ले जाया जाएगा शमशान घाट या कब्रिस्तान तक, उन रास्तों का निर्धारण जो है नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस जारी करके करेगी, तो उन्हीं रास्तों से ले जाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति डेड बॉडी को नगरपालिका द्वारा निर्धारित किसी मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से ले जाता है, मान लो कोई व्यक्ति, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो नगरपालिका द्वारा निर्धारित सार्वजनिक मार्ग से भिन्न मार्ग से यदि कोई व्यक्ति डेड बॉडी को ले जाता है तो उस पर न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। फिर देखिए, डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाते हैं तो जैसे वहां जलाने के लिए ईंधन वगैरह के लिए जरूरी होती है, तो वहां कुछ दुकानों को नगरपालिका लाइसेंस देती है शमशान भूमि में। तो देखो, कब्रिस्तानों में तो शव को गाड़ा जाता है, तो वहां भी कोई अनिवार्य सामग्री की अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी दुकानों को लाइसेंस दे सकती है। या फिर जैसे शमशान घाट है तो उसमें शव को जलाने के लिए, फ्यूल के लिए, ईंधन के तौर पर अपने को लकड़ी वगैरह की जरूरत होती है। तो इस संबंध में सेक्शन 278 क्या प्रावधान करती है? देखिए, शमशान भूमियों ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की नगरपालिका की शक्ति। तो शमशान भूमि के ऊपर जो लकड़ी वगैरह बेचने की दुकानें हैं उनका लाइसेंस नगरपालिका दे सकती है। तो शमशान भूमियों पर ईंधन आदि की दुकानों को लाइसेंस कौन देगी? नगरपालिका देगी। तो इस संबंध में देखिए क्या है, शमशान में ईंधन तथा अन्य वस्तु कोई और भी जैसे अंतिम संस्कार से संबंधित है, शमशान में ईंधन या कोई अन्य वस्तु के विक्रय हेतु नगरपालिका द्वारा धारा 340 में निर्मित उपविधि। तो देखो, ये उपविधि कौन बनाएगी? नगरपालिका। निर्मित उपविधि के अधीन रहते हुए यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका से अनुज्ञप्ति या लाइसेंस लेने के लिए इस संबंध में आवेदन करता है, यदि कोई आदमी शमशान भूमि पर कोई ईंधन वगैरह या लकड़ी वगैरह बेचने की दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करता है, तो नगरपालिका उस व्यक्ति से निर्धारित फीस लेगी या वो व्यक्ति निर्धारित फीस अदा कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका लाइसेंस दे सकती है। देखो, दे सकती है, देना जरूरी नहीं है। तो लकड़ी या ईंधन वगैरह के लिए दुकान खोलने, शमशान घाट में कोई दुकान खोलने के लिए कोई व्यक्ति या लाइसेंस लेने के लिए जाता है, तो देना या नहीं देना लाइसेंस किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? नगरपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। और यदि नगरपालिका ऐसी अनुमति या लाइसेंस देती है तो उसके बदले में जो निर्धारित फीस है वो नगरपालिका को जमा करवानी पड़ेगी। तथा इस प्रकार दिए गए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का नवीनीकरण भी हो सकता है। एक बार यदि किसी व्यक्ति को शमशान घाट पर लकड़ी आदि बेचने का लाइसेंस दिया गया है तो उस लाइसेंस को रिन्यू भी किया जा सकता है। फिर देखिए, नगरपालिका उचित और पर्याप्त कारण बताकर इस संबंध में जारी की गई मंजूरी या नवीनीकृत लाइसेंस को प्रतिसात कर सकती है। तो देखो, जिस व्यक्ति को नगरपालिका ने शमशान घाट पर लकड़ी वगैरह बेचने का लाइसेंस दिया है, उसको उचित कारण बताकर उस लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है। उस लाइसेंस को नगरपालिका खुद वापस भी ले सकती है। और यदि किसी शमशान भूमि के संबंध में नगरपालिका द्वारा एक बार लाइसेंस मंजूर कर दिया गया है अथवा उसका नवीनीकरण कर दिया गया, तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, जिस व्यक्ति के पास या तो लाइसेंस है या जिस व्यक्ति ने लाइसेंस रिन्यू करवा लिया है, वो व्यक्ति शमशान घाट में या अपने इस लाइसेंस के जरिए क्या क्या कार्य कर सकता है, इस संबंध में देखिए। पहला है, नगरपालिका शवों को जलाने के लिए आवश्यक
या इस हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन या अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए समय समय पर दरों और रेट्स को तय करेगी। तो देखो, शमशान भूमि पर हर किसी रेट पर लाइसेंसधारी व्यक्ति है वो लकड़ी वगैरह नहीं बेचेगा। लकड़ी वगैरह शमशान घाट में किस दर पर बेची जाएगी, ये रेट्स कौन तय करेगी? नगर पालिका तय करेगी। या वो लाइसेंसधारी व्यक्ति शमशान घाट में लकड़ी वगैरह नगर पालिका द्वारा निर्धारित रेट पर ही बेचेगा। दूसरा यह कि किसी व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा इस हेतु ईंधन एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय के लिए नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। देखो, यदि अनऑथोराइज्ड व्यक्ति है, अगर शमशान घाट पर लकड़ी बेचने के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, तो वो कहां लकड़ी बेच सकता है? तो शमशान भूमि से 300 मीटर की भूमि के भीतर कोई ऐसा ईंधन या वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा। मतलब शमशान भूमि से 300 मीटर की दूरी पर अगर कोई व्यक्ति लकड़ी वगैरह बेचना चाहता है अंत्येष्टि के लिए, तो 300 मीटर के बाहर या 300 मीटर से ज्यादा दूरी के ऊपर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के भी ऐसा कार्य कर सकता है, और न ही इस प्रकार की वस्तुओं को विक्रय करेगा। तो यदि अंत्येष्टि से संबंधित सामग्री और ईंधन को बेचना है, तो शमशान घाट से 300 मीटर की रेंज में यदि बेचना है तो लाइसेंस नगर पालिका से लेना ही पड़ेगा, और यदि बिना लाइसेंस के आप बेचना चाहते हो तो 300 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकते। ठीक है। जिस व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा मंजूरी एवं नवीनीकरण के माध्यम से शमशान भूमि पर इस बात का लाइसेंस दिया गया है कि शमशान भूमियों पर ईंधन या अन्य वस्तुओं का विक्रय कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति नगर पालिका द्वारा निर्धारित दर से अधिक रेट पर मान लो विक्रय करता है, तो लाइसेंसधारी व्यक्ति अगर नगर पालिका द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर के ऊपर यदि लकड़ी वगैरह बेचता है, या ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिका हेतु प्राधिकृत नहीं है, या तो देखो जो लाइसेंसधारी है वो तो क्या अपराध कर सकता है? नगर पालिका द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर लकड़ी बेच सकता है, या फिर वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी लकड़ी आदि बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो दोनों के ऑफेंस के लिए क्या लिखा गया देखो, तथा शमशान भूमि से 300 मीटर के दायरे में गैर लाइसेंसधारी व्यक्ति कोई ईंधन या वस्तुओं का विक्रय करता है, या जिस व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा शमशान भूमि पर ईंधन आदि बेचने की लाइसेंस दिया गया है, लेकिन वह नगर पालिका द्वारा लाइसेंस वापस ले लिया गया फिर भी बेच रहा है, तथा इसके बावजूद भी उन स्थानों पर ऐसी बिक्री कर रहा है, तो ये सारे अपराध हैं जो यहाँ इस पैसेज में बताए गए हैं। तो उसके लिए जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर न्यूनतम जुर्माना जो है 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 2000 रुपये हो सकता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गैर लाइसेंस्ड व्यक्ति द्वारा अंत्येष्टि से संबंधित सामग्री को बेचना क्या है? 1000 से 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर देखो, ये सामग्री आ गई। अब सामग्री मिलने के बाद में क्या किया जाता है? या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। ये सेक्शन क्रमशः है, देखिए आप, ये सारे सेक्शन क्रमशः हैं। एक बार दोबारा इनको देखिए, जो क्रियाक्रम करने का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ये देखो। सबसे पहले शव को गाड़ना और कब्रिस्तान, ठीक है, तो सबसे पहले कब्रिस्तान को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद में कब्रिस्तान और शमशान घाट के संबंध में नगर पालिका की कुछ शक्तियां हैं। उसके बाद में देखिए आगे आपको जो देखना है, शवों को शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। शवों को शमशान घाट पर ले जाने के बाद में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ईंधन और अंत्येष्टि से संबंधित सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री के बाद में हमें उनको क्या करना है? या तो दफनाना है या जलाना है। तो देखो, शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति, तो इस संबंध में देखो नगर पालिका की जो शक्ति है वो क्या कहती है। देखो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके शव पर किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के 24 घंटे बाद, और यदि ऐसी मृत्यु अप्राकृतिक दशा में हुई है, तो उस संबंध में प्रचलित किसी विधि के अधीन औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को शव को नगर पालिका दफना सकेगी या जलवा सकेगी। तो देखो, ऐसा व्यक्ति अगर नगर पालिका क्षेत्र में मर जाता है जिसके शव पर कोई व्यक्ति दावा नहीं करता, क्लेम नहीं करता है, तो मृत्यु के 24 घंटे बाद उसका अंतिम संस्कार जलाना या दफनाना नगर पालिका करवा सकेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, मृत्यु प्राकृतिक हुई है तो 24 घंटे, और गैर प्राकृतिक जैसे एक्सीडेंट वगैरह में हुई है तो प्रचलित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नगर पालिका इमीडिएट उसका क्या कर सकती है? अंतिम संस्कार करवा सकती है। दूसरी, यदि मृतक ज्ञात है तो उसकी अंत्येष्टि जहां तक संभव हो उस मृतक की धार्मिक रीति रिवाजों से, देखो इसमें दावा नहीं किया जाता, इसका मतलब पता नहीं है कि वो हिंदू है या मोमडन है, तो नगर पालिका अपने हिसाब से दफन या जलवाने का कार्य करेगी। और यदि ज्ञात है कि ये हिंदू है या मोमडन है, मतलब इस शव को जलाना है या दफनाना है, तो उसका अंतिम संस्कार जो है उसके धार्मिक रीति रिवाजों से ही नगर पालिका करवाएगी। फिर इस धारा के अधीन मृतक व्यक्ति के शव को दफनाने या जलाने में नगर पालिका द्वारा उपगत खर्चे ऐसे व्यक्ति की संपदा से, देखो जो जिस व्यक्ति की पहचान है कि ये व्यक्ति जो है
इस परिवार से बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी परिवार के लोग उसको दफनाने या जलाने का काम नहीं करते हैं, तो ये अंतिम संस्कार तो नगर पालिका करवा देगी। और अंतिम संस्कार में जो खर्चे होते हैं वो खर्चे ऐसे व्यक्ति की संपदा से इस प्रकार वसूले जाएंगे जैसे उस व्यक्ति पर ऋण थे। तो अंतिम अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार का जो खर्चा है वो ऋण स्वरूप वसूला जाता है। देखो, अंत्येष्टि का खर्चा जो है किस स्वरूप, ऋण स्वरूप वसूला जाता है, वसूली योग्य। लेकिन नगर पालिका अपनी सीमाओं के भीतर अकिंचन मतलब गरीब लोग हैं उनके शवों को निःशुल्क दफनाने, ये निःशुल्क है, निःशुल्क दफनाने या जलवाने के लिए कार्य करती है। तो इस संबंध में इससे संबंधित समस्त खर्चे नगर पालिका की निधि से, तो गरीबों के अंत्येष्टि अंतिम संस्कार जो है नगर पालिका अपने खर्चे से करवा सकती है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार नगर पालिका करती है जिसकी संपदा पड़ी है, तो उस संपदा से नगर पालिका जो है वो अंत्येष्टि का खर्चा जो है वसूल सकती है ऋण स्वरूप। फिर ये देखिए सेक्शन 280 नगरपालिक क्षेत्र में, अब ये इतना तो ये जलाने और दफनाने का, देखो 275 से लेकर 279 तक अपने आदमी की डेड बॉडी को डिस्पोज करनी और उसका अंतिम संस्कार करने से संबंधित था। और सेक्शन 280 में पशुओं के अंतिम संस्कार से संबंधित बातें की गई है। तो 280 में क्या किया गया देखिए, सेक्शन 280 का टाइटल देखिए, नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। तो नगरपालिका के क्षेत्र में यदि कोई पशु मर गया तो उसको हटाने के मामले में क्या प्रावधान है। तो देखो, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में पशुओं के शवों को निर्वर्तन मतलब डिस्पोज हेतु उचित सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। मतलब नगरपालिका क्षेत्र में जो जानवर मर जाते हैं उनको कहाँ डिस्पोज किया जाएगा, उस स्थान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, नगरपालिका की है। ठीक है। दूसरा देखिए, जब किसी व्यक्ति के नियंत्रण या प्रभार वाले किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, देखो किसी व्यक्ति के नियंत्रण में कोई पशु है, जैसे नगरपालिका क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने घर में अपना पशु रख रखा है, तो उस मरे हुए पशु को वह व्यक्ति या तो 24 घंटे के भीतर नगरपालिका द्वारा उपलब्ध करवाए गए नियत स्थान पर नगरपालिका की सीमाओं की आबादी के क्षेत्र से कम 2 किलोमीटर बाहर ऐसे स्थान पर शव को डालेगा। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति के नियंत्रण में जैसे घर में कुत्ता पाल रखा और वो मर गया, तो उस कुत्ते को 24 घंटे में वो व्यक्ति कहाँ डालेगा, उस स्थान पर डालेगा जो नगरपालिका ने डिसाइड कर रखा है। और नगरपालिका जानवरों के या पशुओं के शवों को डिस्पोज करने के लिए आबादी क्षेत्र से न्यूनतम कितने किलोमीटर दूर होगा वो क्षेत्र, 2 किलोमीटर की दूरी पर नगरपालिका ऐसे स्थान को निर्धारित करेगी और उसी स्थान पर वो व्यक्ति अपने पशु का, जैसे मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, तो कुत्ते को वहां डालेगा। अथवा ऐसे पशु की मृत्यु की सूचना अगर वो आदमी खुद उस कुत्ते को नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर जो आबादी से 2 किलोमीटर बाहर होगा, वहां यदि वो व्यक्ति अपने कुत्ते को खुद नहीं डालना चाहता है तो क्या व्यवस्था है, ऐसे पशु की मृत्यु की सूचना वो नगरपालिका को दे देगा कि ये कुत्ता मर गया है, जिसे तुरंत बाद नगरपालिका हटवाकर निवर्तित करेगी। तो नगरपालिका उसे तुरंत उसे हटवाएगी। ठीक है। यदि किसी परिसर में कोई पशु मर जाता है, परिसर के अंदर कोई पशु मर जाता है या परिसर में किसी पशु का शव पाया जाता है, तो देखो वो खुद का हो चाहे किसी और का, उस परिसर का अधिभोगी ऐसे शव के संबंध में निवर्तन की कार्यवाही करेगा। जैसे अपने घर में बाहर से कोई कुत्ता आके मर गया है, तो उस परिसर से अपने घर से अपन उस कुत्ते को डिस्पोज करने का काम अपन खुद करेंगे। ठीक है। फिर और यदि हम खुद नहीं करते हैं तो हम किसको, वही ऊपर वाली बात लागू हो जाएगी कि नगरपालिका को इसकी सूचना देंगे। अब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का परिवार वाला कोई पशु, जैसे परिवार का मतलब है कि अपने कब्जे का या अपना ही जानवर है, कोई पशु मर जाता है या किसी परिसर में किसी पशु का शव पाया जाता है, जिस व्यक्ति के परिसर में पशु का शव पाया जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में हटवाने या निवर्तित किए गए प्रत्येक पशु का शव के संबंध में नगरपालिका उसकी मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति से ऐसी फीस वसूलेगी। तो देखो, पशु चाहे अपना हो या अपने परिसर में बाहर से अगर कोई पशु मर गया जिसे हटवाने की सूचना हम नगरपालिका को देंगे और नगरपालिका अपनी सूचना पर उसको हटाती है, तो उससे संबंधित जो फीस या पेमेंट जो है वो हमें ही करना पड़ेगा। तो नगरपालिका ऐसी फीस वसूल करेगी जो नगरपालिका निर्धारित करती है। ऐसी फीस का संदाय उस व्यक्ति द्वारा अग्रिम फीस के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब उस कुत्ते को या जानवर को हटाने से पहले हमें उस फीस को अदा करना पड़ेगा। और यदि अग्रिम फीस के रूप में इसका संदाय हम नहीं करते हैं तो नगरपालिका सूचना देने वाले व्यक्ति से ये फीस नगरपालिक दावों के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाई गई रीति से वसूल कर सकेगी। अगर पशु को बिना फीस लिए नगरपालिका के कर्मचारियों ने हटा लिया तो उस व्यक्ति से बाद में एक दावाकृत वसूली के रूप में भी उसकी वसूली की जा सकती है। फिर नोट क्या है यहाँ देखो, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई पशु, जैसे किसी व्यक्ति का खुद का, परिवार का मतलब खुद का पशु विक्रयार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए रखा जाता है, देखो विक्रयार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए रखा जाता है और वह मर जाता है,
तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो देखो, जिस पशु को जैसे मेले में हमने विक्रय के लिए मेले में खड़ा कर रखा है, या धार्मिक प्रयोजन के लिए, जैसे कुछ देवताओं को हम बलि देते हैं जैसे भैरव जी वगैरह को, तो या तो विक्रय के लिए मेले में रखा गया है और धार्मिक प्रयोजन के लिए, तो मेले या धार्मिक प्रयोजन पर मरने वाले पशु हैं उनको डिस्पोज करने का काम नगर पालिका अपने स्तर पर करेगी। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य है, वह ऐसा कार्य नहीं करता, तो देखो, जो व्यक्ति इस धारा के अधीन अपनी जिम्मेदारी को, जैसे परिसर में जानवर मर गया और वो नगर पालिका को सूचना दिए बिना घर के बगल में खिसका देता है तो अपराध है, या फिर नगर पालिका को सूचना दी और नगर पालिका को फीस देने से आनाकानी करता है, या तो ऐसा इस धारा का किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 2,000 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार शवों के डिस्पोज, चाहे वो आदमी का हो या जानवरों का है, इस संबंध में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।